प्राचीन काल की बात है। एक राजा था, उसकी एक बेटी थी जिसका नाम सोमबाला था। राजकुमारी सोमबाला बहुत ही सुंदर, संस्कारी और सर्वगुण संपन्न थी। राजकुमारी के बाल सुनहरे थे जो सोने जैसे दिखते थे। राजा अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता था। एक दिन की बात है, राजकुमारी सोमबाला अपनी सहेलियों के साथ शाही बाग से सटे जंगलों में शिकार करने के लिए गई थी। थोड़ी देर शिकार करने के बाद सारी सखियां एक झरने के पास बैठ गई। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गिरते झरने, ठंडी बहती हवा और रंग बिरंगे फूल बहुत ही ज्यादा मनमोहक दृश्य था। झरने और नदी का पानी बिल्कुल सफेद चांदी की तरह चमक रहा था। यह देखकर राजकुमारी सोमबाला की सखियां अपने आप को रोक नहीं पाई और नदी में नहाने चली गई। जब सखियों ने राजकुमारी को बुलाया तो उसका भी मन हो गया कि चांदी से सफेद और ठंडे पानी में कुछ देर स्नान कर लूं। अब सारी सखियां नदी में खेलने लगी और स्नान करने लगी। जब राजकुमारी सोमबाला नदी में स्नान कर रही थी, उसी समय उसके 2-4 बाल नदी में बह गए। कुछ देर स्नान करने के बाद राजकुमारी सोमबाला और उसकी सारी सखियां महल लौट आई। राजकुमारी के सुनहरे सोने से बाल बहते बहते दूसरे राजा के राज्य में पहुंचकर एक चट्टान से अड़कर रुक गए। संयोग से उस राज्य के राजा का बेटा भी अपने मित्र के साथ उस जंगल में शिकार खेलने के लिए आया हुआ था। थोड़ी देर शिकार करने के बाद वे दोनों मित्र नदी पर पानी पीने के लिए चले गए। राजकुमार जैसे ही पानी पीकर उठा तो उसे कोई चीज सोने की तरह चमकती हुई दिखाई दी। राजकुमार ने आगे बढ़कर देखा तो सुनहरे रंग के सोने जैसे 2-4 बाल आपस में उलझे हुए चट्टान पर रुके हुए थे। सुनहरे सोने के बाल को देखकर राजकुमार को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ और उसने आगे बढ़कर जल्दी से उन बालों को उठा लिया। उन सोने के बालों को देखकर राजकुमार के मित्र ने कहा, राजकुमार, यह तो सुनहरे सोने के बाल हैं। इतने लंबे चमकते हुए सोने के बाल किसके हो सकते हैं? तब राजकुमार ने कहा, इतने चमकते हुए सोने के बाल तो किसी राजकुमारी के ही हो सकते हैं। राजकुमार सोने के बालों वाली राजकुमारी को नदी में चारों ओर ढूंढने लगा, परंतु कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। फिर दोनों मित्रों ने सोने के बालों वाली राजकुमारी को नदी के आसपास के जंगलों में ढूंढा, परंतु कोई नहीं था। वहाँ अब शाम हो चुकी थी। तब राजकुमार के मित्र ने कहा, राजकुमार, यहाँ तो कोई नहीं है। लगता है यह सोने का बाल किसी दूसरे राज्य से बहते हुए यहाँ आ गए हैं। अब तो शाम हो चुकी है, जंगल में अंधेरा छाने लगा है। अब हमें राजमहल लौट जाना चाहिए, नहीं तो सभी बहुत चिंता करने लग जाएंगे। और दोनों मित्र लौटकर राजमहल आ गए, परंतु राजमहल आकर भी राजकुमार उसे सोने के बालों वाली राजकुमारी के बारे में सोचता रहा। धीरे धीरे उसकी भूख प्यास मिट गई और वह बेशुद्ध अपने कमरे में ही पड़ा रहा। वह सिर्फ राजकुमारी की यादों में खोया रहता। रानी को जब अपने बेटे की इस दशा के बारे में पता चला तो वो बहुत ही परेशान हो गई। वह तुरंत राजकुमार के पास गई और उसे खाने को कहा, परंतु राजकुमार ने खाना खाने से मना कर दिया। राजकुमार अब बहुत बीमार रहने लगा था। राजा रानी किसी को भी राजकुमार की उदासी का कारण पता नहीं था। राजा और रानी के पूछने पर भी राजकुमार ने अपनी उदासी का कारण नहीं बताया। तब राजा ने राजकुमार के मित्र यानी अपने सेनापति के बेटे को राजकुमार के पास उसकी उदासी का कारण पूछने के लिए भेजा। जब सेनापति के बेटे ने राजकुमार से जाकर उनकी उदासी का कारण पूछा तो पहले तो राजकुमार टालते रहे, फिर अपने मित्र के बहुत जोर देने के बाद राजकुमार ने कहा
कि वे सोने के बालों वाली राजकुमारी से विवाह करना चाहता है। तब सेनापति के बेटे ने कहा, राजकुमार, यह कौन सी बड़ी बात है? मैं अभी महाराज को बताता हूँ। महाराज तुरंत आपका विवाह सोने के बालों वाली राजकुमारी से करा देंगे। और जब सेनापति का बेटा राजा के पास गया, उन्हें सारी बात बताई कि कल शाम जब वे शिकार करने गए थे और नदी पर पानी पीने पहुँचे तो वहाँ उनको किसी राजकुमारी के 4 सुनहरे सोने के बाल मिले। अब राजकुमार उसी सोने के बालों वाली राजकुमारी से विवाह करना चाहते हैं। इतना सुनते ही राजा ने अपने सेनापति को हुक्म दिया कि जाओ और सोने के बालों वाली राजकुमारी का पता लगाकर उसके घर विवाह का पैगाम भेजो। फिर राजा राजकुमार के पास गया और कहने लगा, मैं तुम्हारा विवाह सोने के बालों वाली राजकुमारी के साथ करवा दूंगा, तुम खाना खा लो। राजा की यह बात सुनकर राजकुमार खुश हो गया और उसने खाना खा लिया। अब राजकुमार धीरे धीरे ठीक होने लगा। इधर राजा के आदेश अनुसार सेनापति ने अपने सिपाहियों को चारों ओर रवाना कर दिया कि वे सभी सोने के बालों वाली राजकुमारी का पता लगाएं। परंतु 1-2 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी सोने के बालों वाली राजकुमारी का कहीं कोई पता नहीं चला। जब राजकुमार ने यह बात सुनी कि सोने के बालों वाली राजकुमारी का कहीं कोई पता नहीं चल रहा है, तो वे फिर से बीमार हो गए। राजा अपने बेटे को फिर से बीमार होता देख बहुत ही परेशान हो गए और तब राजा ने अपने राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो कोई भी उस सोने के बालों वाली राजकुमारी की तलाश करेगा या उसके बारे में कुछ भी पता लगाएगा, उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। अब इनाम के लालच में राज्य के बहुत से लोग सोने के बालों वाली राजकुमारी का पता लगाने के लिए रवाना हो गए, परंतु किसी को भी सुनहरे सोने के बालों वाली राजकुमारी का कोई पता नहीं चला। इधर राजकुमार की बीमारी अब बढ़ती जा रही थी। तब राजा ने परेशान होकर अपने सेनापति को यह आदेश दिया कि अगर वे 2 महीनों के अंदर उस सोने के बालों वाली राजकुमारी का पता नहीं लगा पाया तो उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। राजा के हुक्म के कारण परेशान सेनापति ने जब अपने घर में आकर बताया कि अगर उसने 2 महीने के अंदर उस सोने के बालों वाली राजकुमारी का पता नहीं लगाया तो राजा उसे मृत्यु दंड दे देंगे। तब अपने पिता को परेशान देखकर सेनापति के बेटे ने कहा, पिताजी, आप परेशान ना हो, मैं सोने के बालों वाली राजकुमारी का पता लगाऊंगा। और यह कहकर सेनापति के बेटे ने एक चूड़ी वाले का वेश बनाया और नदी किनारे चलना शुरू कर दिया। आसपास जो भी गांव थे वहां जाकर वे आवाज लगाने लगा, चूड़ियां ले लो, चूड़ियां ले लो, लाल हरी पीली, लाल गुलाबी नीली, चूड़ियां ले लो। अब उसकी आवाज सुनकर गांव की कई लड़कियां उसके पास आ जाती हैं और चूड़ियां खरीदने लगती हैं। तब सेनापति का बेटा उन्हें चूड़ियां भी बेचता है और उनके बाल भी देखता है। जब उसे किसी के भी बाल सुनहरे सोने से ना दिखते हैं तो वह उनसे सोने के बालों वाली राजकुमारी के बारे में पूछता है कि क्या उनके गांव में कोई सोने के बालों वाली लड़की रहती है, पर उसे ना में ही जवाब मिलता है। इस तरह से 2 महीने पूरे होने में अब केवल 10 दिन बचे थे। सेनापति का बेटा यह सोचकर परेशान था कि अब उसके पिता का कत्ल कर दिया जाएगा, इसलिए अब उसने और तेज तेज चलना शुरू कर दिया। आखिरकार चूड़ियां बेचता बेचता वह एक दिन राजकुमारी सोमबाला के राज्य पहुंच जाता है और चूड़ियां ले लो की आवाज लगाने लगता है। अब उसकी आवाज सुनकर उस राज्य के कोतवाल की बेटी वहां चूड़ियां लेने आ जाती है। जब वह उस लड़की को चूड़ियां बेच रहा था तो उसने पूछा कि क्या तुम्हारे राज्य में कोई ऐसी लड़की है
जिसके बाल सुनहरे सोने के हों। संयोग से वह कोतवाल की बेटी राजकुमारी सोमबाला की सहेली थी। उसने चूड़ी वाले से कहा, हाँ, हमारी राजकुमारी के बाल सुनहरे सोने के हैं। तब चूड़ी वाले का वेश बनाए उस सेनापति के बेटे ने कहा, नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, उसके बाल सुनहरे होंगे, सोने के नहीं। तब उस कोतवाल की बेटी ने गुस्से में आकर कहा, मैं झूठ क्यों बोलूंगी, हमारी राजकुमारी के बाल सुनहरे सोने के हैं। तब चूड़ी वाले ने कहा, हो ही नहीं सकता। अगर यह बात सच हुई कि तुम्हारी राजकुमारी के बाल सुनहरे सोने के हैं, तो मैं ये सारी चूड़ियाँ तुम्हें मुफ्त में दे दूंगा, और अगर तुम हार गई तो तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। तब उस कोतवाल की बेटी ने कहा, मैं क्यों हारूं? राजकुमारी सोमबाला मेरी सहेली है, मैं अभी इसका सबूत तुम्हें देती हूँ। और यह कहकर कोतवाल की बेटी राजकुमारी सोमबाला के कक्ष में गई और उसके कंघी से 2 बाल लेकर आई और उस चूड़ी वाले को दे दिए और कहने लगी, इन बालों को ध्यान से देख लो, अब तो मान गए ना कि हमारी राजकुमारी सोमबाला के बाल सोने के हैं। यह देखकर सेनापति का बेटा बहुत खुश हो गया कि उसकी तलाश आज पूरी हो गई। उसने कहा, तुमने सच कहा, तुम्हारी राजकुमारी सोमबाला के बाल तो सोने के हैं। तुम शर्त जीत गई हो और अब ये सारी चूड़ियाँ तुम्हारी हुई। यह कहकर सेनापति के बेटे ने वे सारी चूड़ियाँ कोतवाल की बेटी को दे दी और तुरंत अपने घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य को रवाना हो गया। 2 महीने पूरे होने में अब मात्र 1 दिन बचा था। सेनापति का बेटा बहुत परेशान हो रहा था कि कहीं अपने राज्य तक पहुंचने में देर ना हो जाए। इधर सोने के बालों वाली राजकुमारी का पता नहीं चलने के कारण राजा गुस्से से आग बबूला हो गया था। सेनापति की तो डर से सांसें अटकी हुई थी कि ना जाने अब किस पल उसका कत्ल कर दिया जाएगा। राज दरबार के अन्य सभी लोग राजा से अनुरोध कर रहे थे कि वे सेनापति को मृत्युदंड की सजा ना दें, परंतु राजा अपने फैसले से टस से मस ना हुआ और अब वह सेनापति के कत्ल का आदेश देने ही वाला था कि उसी समय सेनापति का बेटा सोने के बालों वाली राजकुमारी के बारे में सारी जानकारी लेकर राज दरबार में पहुंच गया। उसने राजा से कहा, महाराज, मेरे पिता को माफ कर दें, उन्हें मृत्यु दंड की सजा ना दें। मैं सोने के बालों वाली राजकुमारी की सारी जानकारी लेकर आ गया हूँ। यहाँ से लगभग 200 मील दूर हरिपुर राज्य है, जिसकी राजकुमारी सोमबाला के बाल सुनहरे सोने के हैं। यह खबर सुनकर राजा बहुत खुश हो गया और उसने तुरंत ये आदेश दिया कि राजकुमारी के घर मेरे बेटे के साथ विवाह का प्रस्ताव भेजा जाए। इधर सोने के बालों वाली राजकुमारी का पता चल जाने के कारण राजकुमार बहुत खुश हो गया। उसकी सारी बीमारी चली गई। राजमहल में खुशियां मनाई जाने लगी और अब राजा के आदेश अनुसार ढेर सारे सोने चांदी और उपहारों के साथ राजकुमारी सोमबाला के यहाँ राजकुमार के विवाह का प्रस्ताव भेजा गया। विवाह का यह प्रस्ताव पाकर हरिपुर के राजा प्रताप बहुत खुश हुए कि उनकी बेटी राजकुमारी सोमबाला के लिए इतने बड़े राज्य से विवाह का प्रस्ताव आया है। राजा प्रताप ने खुश होकर तुरंत ये खबर अपनी बेटी राजकुमारी सोमबाला को बताई। तब राजकुमारी सोमबाला ने कहा, पिताजी, मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है। मैं बुद्धि की परीक्षा लेना चाहती हूँ। इसके लिए मैं राजकुमार से 3 प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अगर वे इसमें कामयाब हुए तभी मैं उनसे विवाह करूँगी। अगर वे इन प्रश्नों का उत्तर देने में असफल रहे तब मैं ये समझूंगी कि वे बेवकूफ हैं और मैं उनसे विवाह नहीं करूंगी। आप संदेशवाहक को
विवाह की शर्त का संदेशा देकर वापस भेज दें। इधर राजकुमार को जब पता चला कि सोने के बाल वाली राजकुमारी सोमबाला उनकी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहती है और उनसे 3 प्रश्न पूछना चाहती है, तो वे बहुत परेशान हो गए। अब उसकी बेचैनी बढ़ने लगी कि अब ये कौन सी मुसीबत आ गई है। राजकुमार को परेशान देखकर उसके मित्र सेनापति के बेटे ने कहा, राजकुमार, आप परेशान ना हो, आप राजकुमारी के विवाह की शर्तों को मान लें। तब राजकुमार ने कहा, मित्र, तुम ये क्या कह रहे हो? विवाह की शर्तों को मान लूं? इसका मतलब है प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा, और अगर मैं सही उत्तर नहीं दे पाया तो मेरा राजकुमारी से विवाह नहीं होगा और बदनामी होगी सो अलग। अब क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। तब सेनापति के बेटे ने कहा, राजकुमार, अगर आपको प्रश्न कठिन लगे तो 1 दिन का समय मांग लेना। मैं आपको प्रश्न का सही उत्तर बता दूंगा। फिर अगले दिन आप राजकुमारी को उसके प्रश्न का उत्तर दे देना। राजकुमार अपने मित्र की बातों से बहुत खुश होता है और राजा के पास जाकर कहता है, पिताजी, मैं हरिपुर राज्य जाकर राजकुमारी के प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूँ। राजकुमार की बातें सुनकर राजा ने तैयारियों का आदेश दे दिया और 2-4 दिन बाद एक बड़ी सी फौज के साथ राजकुमार और उसका मित्र यानी सेनापति का बेटा सफर करते हुए राजकुमारी सोमबाला के राज्य जा पहुँचे। वहाँ उनकी खूब खातिरदारी की गई। अगले दिन दरबार लगाया गया और सभी लोग दरबार पहुँचे, जहाँ एक और राजकुमार, उनके मित्र और उनके सभी सहयोगी बैठे थे, तो वहीं दूसरी ओर राजकुमारी सोमबाला अपनी सखियों और सहयोगियों के साथ बैठी हुई थी। पूरा दरबार भरा हुआ था, खूब सारे लोग आए हुए थे। अब राजकुमार को भी बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था और वे घबरा रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा। तब राजकुमारी सोमबाला ने राजकुमार से पहला प्रश्न किया और कहा, बताइए राजकुमार, कोई व्यक्ति 30 दिनों तक बिना सोए कैसे जाग सकता है? यह प्रश्न सुनते ही सारे दरबार में सन्नाटा सा छा गया। राजकुमार भी परेशान हो गया और सभी सोचने लगे, भला कोई व्यक्ति 30 दिनों तक कैसे जाग सकता है? यहाँ पर जो लोग 1 दिन की नींद भी नहीं लेते हैं तो पागल हो जाते हैं, तो 30 दिन तक भला कोई कैसे जाग सकता है? इस सवाल से परेशान होकर राजकुमार ने अपने मित्र की ओर देखा। तब सेनापति के बेटे ने इशारा किया और राजकुमार ने बुलंद आवाज में कहा, राजकुमारी, आपका प्रश्न बहुत जबरदस्त है और मुझे इस प्रश्न का उत्तर सोचने के लिए 1 दिन का समय दें। तभी थोड़ी देर बाद राजकुमारी सोमबाला की एक सहेली खड़ी हुई और उसने कहा, हमारी होशियार और दिलेर राजकुमारी राजकुमार को प्रश्न का उत्तर सोचने के लिए 1 दिन का समय देती है। और इसके साथ ही राज दरबार स्थगित हो गया। सभी लोग दरबार से चले गए। आराम कक्ष में जाकर राजकुमार बहुत परेशान था और सभी यही सोच रहे थे कि कोई व्यक्ति 30 दिनों तक बिना सोए कैसे जाग सकता है। आखिर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तभी सेनापति का अक्लमंद बेटा हंसने लगा। अपने मित्र को हंसते देखकर राजकुमार ने कहा, इतना कठिन प्रश्न है, मैं परेशान हूँ और तुम हंस रहे हो। तब सेनापति के बेटे ने राजकुमार के कानों में कुछ कहा, जिसे सुनकर राजकुमार भी खूब हंसे। और फिर अगले दिन राज दरबार लगा, जहाँ एक और राजकुमार और उसके समर्थक बैठे थे, तो वहीं दूसरी ओर राजकुमारी सोमबाला और उसकी सहेलियां बैठी थी। फिर राजकुमारी ने अपना पहला प्रश्न दोहराया कि बताइए राजकुमार,
कोई व्यक्ति 30 दिनों तक बिना सोए कैसे जाग सकता है? तब राजकुमार ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजकुमारी, रात में सोए और दिन में जागकर इस तरह से कोई व्यक्ति 30 दिनों तक बिना सोए जाग सकता है। अब 30 दिनों तक वह व्यक्ति जागेगा और रात में सोएगा। राजकुमार का इतना कहना था कि सारा दरबार तालियों से गूंज उठा। सबने राजकुमार के दिमाग की खूब तारीफ की और राजकुमार की जय हो का नारा लगाया गया। थोड़ी देर बाद फिर से राजकुमारी सोमबाला ने कहा, राजकुमार, मैं आपसे एक पहेली पूछती हूँ, आप मुझे इसका उत्तर दीजिए। राजकुमारी ने कहा, 4 है रानियां और एक राजा, हर एक काम में उनका अपना साझा। अब बताइए यह क्या है? यह प्रश्न सुनते ही सब दरबारियों का दिमाग चक्कर खाने लगा। राजकुमार भी परेशान हो गया। फिर उसने अपने मित्र की ओर देखा। मित्र ने उसे इशारा किया। फिर राजकुमार ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी साहिबा, आपका प्रश्न तो बहुत जबरदस्त है, परंतु इसका उत्तर सोचने के लिए मुझे फिर से एक दिन का समय दीजिए। इसी के साथ फिर से दरबार स्थगित हो गया। सभी लोग अपने अपने कक्ष चले गए। आराम कक्ष में बैठा राजकुमार प्रश्न का उत्तर सोचते हुए परेशान हो रहा था। तभी उसके पास बैठा सेनापति का बेटा हंसने लगा। उसको हंसते देखकर राजकुमार कहने लगा, मित्र, मैं यहाँ परेशान हूँ और तुम फिर से हंसे जा रहे हो। तब सेनापति के बेटे ने राजकुमार के कान में कहा और फिर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। राजकुमार ने कहा, इतना आसान था, मुझे तो पता ही नहीं चला। अब राजकुमार बहुत खुश था। अगले दिन फिर से दरबार लगा, जहाँ एक ओर राजकुमार और उसके सहयोगी बैठे थे, तो वहीं दूसरी ओर राजकुमारी सोमबाला और उसकी सहेलियां बैठी थी। राजकुमारी ने फिर से राजकुमार से प्रश्न किया, बताइए राजकुमार, 4 है रानियां और एक राजा, हर एक काम में उनका अपना साझा। बताइए राजकुमार, ये क्या है? तब राजकुमार ने मुस्कुराते हुए राजकुमारी सोमबाला की ओर देखा और कहने लगा, राजकुमारी साहिबा, आपके प्रश्न का उत्तर है हमारी हथेलियाँ, अंगूठा बना राजा और बाकी 4 उंगलियाँ बनी रानियां और हर एक काम में अपना इनका साझा। अब राजकुमार का यह उत्तर सुनते ही पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। सभी कहने लगे, वाह राजकुमार, वाह, राजकुमार की जय हो, क्या उत्तर दिया है। फिर दरबार जब शांत हुआ तब राजकुमारी ने तीसरे प्रश्न के लिए एक पिंजरा मंगवाया जिसमें एक शेर बंद था और राजकुमारी ने कहा, बताइए राजकुमार, बिना इस पिंजरे को खोले, बिना इस पिंजरे को तोड़े कैसे इस शेर को बाहर निकाला जा सकता है। अब राजकुमारी के इस सवाल को सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो गए कि भला बिना पिंजरे को खोले या तोड़े शेर को कैसे बाहर निकाला जा सकता है। इस प्रश्न को सुनकर और शेर को देखकर राजकुमार के तो पसीने छूट गए। वे बहुत ही ज्यादा डर के मारे घबरा गया। उसने अपने मित्र की ओर देखा, उसका मित्र भी घबराया हुआ था। उसने राजकुमार को इशारा किया और राजकुमार ने फिर से राजकुमारी से इस प्रश्न का उत्तर सोचने के लिए एक दिन का समय मांग लिया। इसी के साथ दरबार स्थगित हो गया। सभी लोग अपने अपने कक्ष में चले गए। राजकुमार बहुत परेशान था और उसके मित्र सेनापति के बेटे का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। सारे सहयोगी दरबारी भी गमगीन थे। राजकुमार की आंखों से भी ये सोच सोच कर आंसू टपक रहे थे कि शादी तो अब होने वाली नहीं है और जग हंसाई होगी सो अलग। थोड़ी देर बाद जब रात गहराई तब सेनापति का बेटा अपने कक्ष से निकलकर
उस राज्य के कोतवाल के बेटे के घर जा पहुंचा और उससे कहा, मैं राजकुमार का मित्र हूँ। कोतवाल की बेटी उसे देखते ही पहचान गई और कहने लगी, तुम वही चूड़ी वाले हो ना? अब मैं समझी कि तुम चूड़ी वाले का वेश बनाकर राजकुमारी के बारे में पता लगाने आए थे। तुम देखना कि हमारी राजकुमारी अब ऐसे प्रश्न करेगी कि राजकुमार उसका कभी उत्तर नहीं दे पाएंगे। तब सेनापति के बेटे ने कोतवाल की बेटी से कहा, देखो, तुम बड़ी ही सुंदर और नेक लड़की हो। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, परंतु अगर राजकुमार का विवाह राजकुमारी सोमबाला से नहीं हुआ तो हमारा विवाह भी संभव ना हो पाएगा। यह कहकर सेनापति का लड़का रोने लगा। तब कोतवाल की बेटी ने कहा, तुम उदास मत हो, मैं भी तुमको पसंद करती हूँ और तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। हमारा विवाह अवश्य होगा। मैं तुम्हें राजकुमारी के तीसरे कठिन प्रश्न का उत्तर बताऊंगी। देखो, ध्यान से सुनना और राजकुमारी को यह उत्तर अच्छी तरह से समझा देना। दरअसल उस पिंजरे के अंदर असली शेर नहीं है, बल्कि वह मोम का शेर है। बिल्कुल असली शेर की तरह बनाकर खड़ा किया गया है। अगर लोहे की एक गर्म चीज शेर के पेट में घोंप दी जाए तो उसका मोम पिघलकर पिंजरे से बाहर आ जाएगा और इस तरह से शेर बिना पिंजरे को खोले और तोड़े पिंजरे से बाहर आ जाएगा। यह उत्तर सुनकर सेनापति के बेटे ने कोतवाल की बेटी को धन्यवाद दिया और तुरंत वापस राजकुमार के पास आ गया। राजकुमार को सारी बात बताई। सही उत्तर जानकर राजकुमार बहुत ही ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि अब उसका सपना पूरा होने जा रहा था। अगले दिन फिर से दरबार लगा और सभी अपनी अपनी जगह बैठ गए। थोड़ी देर बाद राजकुमारी आई और उसने राजकुमार से कहा, बताइए राजकुमार, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे या वापस जाना चाहते हो? तब राजकुमार ने हंसकर कहा, हे अक्लमंद राजकुमारी, मैं अकेले वापस नहीं जाना चाहता। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। राजकुमार के इतना कहते ही फिर से वह शेर का पिंजरा वापस दरबार में लाया गया। सभी दरबारी बड़े ही हैरान थे कि अब राजकुमार बिना उस पिंजरे को खोले और तोड़े उस शेर को बाहर कैसे निकालेगा। तब राजकुमार ने लोहे के पिंजरे को और शेर को थोड़ी देर तक देखा, फिर हुक्म दिया कि लोहे की सलाखें लाई जाए और आग जलाई जाए। तब तुरंत राजकुमार के आदेश अनुसार लोहे की सलाखें लाई गई और आग सुलगा दी गई। राजकुमार ने लोहे की सलाखों को आग पर गर्म करना शुरू किया और लाल करने लगा। दरबार में बैठे सभी लोग राजकुमार को देखकर हैरान और परेशान थे कि आखिर राजकुमार करना क्या चाहते हैं। जब लोहे की सलाखें गर्म होकर सुर्ख लाल हो गई, तब राजकुमार ने उस लोहे की गर्म सलाखों को पिंजरे के अंदर रखे शेर के पेट में तेजी से घोंप दिया। जैसे ही गर्म सलाखें मोम के बने शेर के पेट में गई, तो मोम पिघलकर पिंजरे से बाहर आ गया और इस तरह से राजकुमार ने बिना पिंजरे को खोले और तोड़े शेर को पिंजरे से बाहर निकाल दिया। यह देखकर पूरा राज दरबार तालियों से गूंज उठा और सभी खुशियां मनाने लगे। अब राजकुमार राजकुमारी के तीनों प्रश्नों का उत्तर देकर विवाह की शर्त पूरी कर चुका था। अगले दिन बड़े धूमधाम से राजकुमार और राजकुमारी का विवाह कर दिया गया। साथ ही सेनापति के लड़के और कोतवाल की बेटी का भी विवाह कर दिया गया। अब राजकुमार राजकुमारी सोमबाला को लेकर और सेनापति का बेटा कोतवाल की बेटी को लेकर अपने घर आ गए। राजमहल में उनका भव्य स्वागत किया गया। पूरे राज्य में
उत्सव मनाया गया। राजा ने दिल खोलकर गरीबों को दान दिया। धीरे धीरे समय गुजरता गया। राजकुमारी को भी यह बात कभी पता नहीं चली कि उसके साथ राजकुमार ने धोखा किया था, कि राजकुमार ने खुद तो जवाब दिए नहीं थे, बल्कि सेनापति के लड़के ने उसे सारे जवाब बताए थे। एक दिन सेनापति का लड़का और राजकुमार आपस में बातें कर रहे थे। तब राजकुमार ने सेनापति के लड़के से कहा कि अगर उस दिन तुम नहीं होते तो मुझे राजकुमारी सोमबाला कभी भी नहीं मिलती, और मैं इसे बहुत प्यार करता था और करता हूँ। अगर मेरी शादी इससे नहीं होती तो मैं मर जाता। आज तुम्हारी ही वजह से हम खुश हैं। अब वे दोनों बातें कर रहे थे। उन दोनों की बातें राजकुमारी ने सुन ली। जब राजकुमारी को यह बात पता चली कि मैं जिस राजकुमार को बुद्धिमान समझ रही थी वह तो बुद्धू है, उसे तो कुछ भी नहीं आता, तब वह बहुत ही परेशान हो जाती है और रोने लगती है। लेकिन अब क्या हो सकता था, क्योंकि अब तो उसकी शादी भी हो गई थी। वे बहुत चिंतित हो गई थी। वह ये सोच रही थी कि भले ही राजकुमार को मेरे तीनों सवालों के जवाब ना आते हों, लेकिन उनको मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, बल्कि इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए था कि उन्हें मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं आते हैं, जबकि उन्होंने सेनापति के लड़के के साथ मिलकर मेरे साथ धोखा किया है। मेरे साथ बहुत ही गलत हुआ है। यही बात सोच सोचकर राजकुमारी बहुत ही ज्यादा चिंतित रहने लगी। अब उसे किसी भी चीज से कोई लगाव नहीं रहा, जबकि वह सारा दिन चिंतित और परेशान ही रहती थी। जब राजकुमार ने राजकुमारी को बहुत ज्यादा परेशान देखा तो उन्होंने पूछा, क्या बात है राजकुमारी, आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या हुआ है, आजकल आप बहुत ही बदली बदली लग रही हो। तब राजकुमारी ने कहा कि अब बताने से क्या मतलब है, क्योंकि अब कुछ भी नहीं बदल सकता, और ये कहकर राजकुमारी वहाँ से चली गई। राजकुमार की भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि पता नहीं क्या हो गया है। अब राजकुमारी सोमबाला ने धीरे धीरे खाना पीना भी छोड़ दिया और वे चिंता के कारण किसी भी चीज में भाग नहीं लेती थी, जबकि सारा दिन परेशान रहती थी। अब उसके सास ससुर यानी राजा रानी ने भी उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा, लेकिन उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया। अब राजकुमारी की चिंता में राजकुमार ने भी खाना पीना छोड़ दिया। अब वह बहुत ही ज्यादा बीमार रहने लगा। जब राजकुमारी ने राजकुमार की यह दशा देखी तो वे बहुत ही परेशान हो गई। तब सभी लोगों ने राजकुमारी को बताया कि जब आपके सोने के बालों को राजकुमार ने देखा था तो आपको ढूंढने की उन्होंने बहुत कोशिश की थी। वे बहुत ही परेशान रहते थे। तब राजकुमारी सोमबाला राजकुमार के पास गई और उससे कहने लगी, मैं आपके झूठ की वजह से इतनी दुखी हूँ। कोई भी रिश्ता झूठ से नहीं निभाया जाता है। तब राजकुमार ने कहा कि मैं आपको पाने के लिए इतना पागल हो गया था कि मुझे सही और गलत कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उस समय मुझे बस एक ही चीज दिख रही थी कि मुझे बस आपको पाना है। तब राजकुमारी राजकुमार से कहती है कि हमारे जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें सच पर रहना होता है, लेकिन हम पता नहीं कैसे और किन बातों में आकर सच से मुंह मोड़ लेते हैं और झूठ को अपना लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा सच्चाई पर ही रहना चाहिए। तब राजकुमार कहता है कि राजकुमारी, तुम चाहो तो मैं पूरे राज्य के सामने तुमसे माफी मांग सकता हूँ। यह मेरी बहुत बड़ी गलती थी। तब राजकुमारी ने कहा कि कोई बात नहीं, आपने मेरे सामने कम से कम यह बात मानी तो सही कि आपने उस समय गलती की थी। बस
मेरे लिए यही काफी है। अब वे दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।